सांझ का समय था। गंगाजली मिट्टी से लीपे आंगन को बहार रही थी। खुला आंगन और घर के पिछवाड़े पीपल और बबूल के पेड़ हैं, तो दिन भर में ना जाने कितने सूखे पत्ते आंगन में इकट्ठा हो जाते हैं। वो उन्हीं को झाड़ रही थी और साथ में कुछ बड़बड़ा भी रही है, जो इस प्रकार है। आंगन बुहार लूं, तो फिर रात का भोजन भी तो पकाना है। अभी कुछ देर में सूरज डूब जाएगा तो सारे गांव में अंधियारा फैल जाएगा। सूरज डूबने से पहले भोजन पका लो तो अच्छा, नहीं तो ढिबरी की रोशनी में ना हांडी में मसाला भूनने का पता चलता है और ना चूल्हे में पकी रोटी का। कच्चा पक्का जैसा भी बना दो, निगलना पड़ता है। वैसे भी हम गरीबों की किस्मत में 56 भोग कहाँ लिखे हैं। जो रूखा सूखा मिल जाता है तो वही पानी के साथ निगल लेते हैं। गंगाजली बड़बड़ा ही रही थी कि तभी बहुत दुखी और अत्यंत चिंतित सी केसर आंगन में आई। उसकी आंखों में अपराध और पश्चाताप की सलज रेखा थी। अपनी भौजी गंगाजली से बिना कुछ बोले ही वो कोठरी में घुस गई। तभी आंगन से भौजी गंगाजली ने पूछा, केशर आ गए क्या? बिना कोई उत्तर दिए केशर आईना कंघी लेकर कोठरी से बाहर आई और आंगन में बिछी चटाई पर अत्यंत उदास सी बैठ गई। फिर बाल खोलकर उनमें कंघी फिराने लगी। पसीने से भीगे मुंह को आंचल से पोंछती हुई गंगाजली ने आंगन बुहारना बंद कर दिया और ननंद के उदास नेत्र, शिथिल चेष्टा और झुके मस्तक को देखकर शून्य हो गई और उससे बोली, का हुआ है? मुंह काहे उतरा है मेरी बिन्नू का? जब सुबह मिट्टी के खिलौने बाजार ले जा रही थी तो एक साइकिल वाले ने टक्कर मार दी। डलिया गिरी और आधे से ज्यादा खिलौने टूट गए। आटा बस खरीद पाई आज, कुछ भी तरकारी न ले पाई। अब क्या खाएंगे सांझ को? केसर बोली, बस इतनी सी बात से उदास हो गई मेरी बिन्नू। आज तरकारी ना सही, चटनी से काम चला लेंगे। अभी प्याज और लाल मिर्च की चटनी पीसती हूँ सिलबट्टे पे। आंगन में नींबू का पेड़ लगा ही है, बढ़िया चटनी में नींबू निचोड़ेंगे और खाएंगे। लेकिन भौजी, आज तुम्हारा आलू की तरकारी खाने का मन था, केशर बोली। तब गंगाजली केशर के नजदीक आकर बड़े स्नेह से उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोली, क्यों बिन्नू, इस तरह से मन क्यों दुखी करती है? नहीं भौजी, ऐसी बात नहीं है। उस साइकिल वाले ने नुकसान भरपाई के रुपए भी दिए हैं, लेकिन अभी घर आते समय दिए तो तरकारी ना खरीद पाई। और अपनी धोती के आंचल में बंधे रुपए निकालकर केशर ने अपनी भौजी गंगाजली के हाथ में रख दिए। भौजी की चिंता अब समाप्त हुई और वो बोली, अब कुछ भी हो, हाथ में रुपए तो हैं, तब कौन सी चिंता, किस बात की चिंता? और फिर दोनों ननंद भौजाई मुस्कुरा दी। केशर और उसकी भौजी गंगाजली दोनों ही विधवा है। केशर की उम्र 16-17 साल और गंगाजली की 20-21 साल, और दोनों ही निसंतान, दोनों स्वाधीन प्रकृति की। जिस गांव में वे दोनों रहती हैं तो वो बहुत ही विशाल गांव है। गांव में हाई स्कूल, थाना, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल और हाट बाजार सब कुछ है, बस उनके ही घर में कुछ नहीं है। इसीलिए इन दो विधवाओं का जीवन निर्वाह करना बड़ी बात है। जब केशर की उम्र 10 साल की थी तब केशर का भाई रंगीला गंगाजली को ब्याह कर लाया था और गंगाजली तब 16 साल की थी। गंगाजली में केशर अपनी माँ का रूप देखती थी, क्योंकि केशर के माँ बाप बचपन में स्वर्ग सिधार चुके थे। रंगीला ने ही केशर को पाल पोस कर बड़ा किया था। जब केशर की सहेलियां उससे कहा करती कि उनकी माँ तो उन सबको लोरी गाकर सुलाती है, तो केशर का भी मन करता कि काश उसकी माँ होती तो वो भी उसे लोरी गाकर सुनाती। लेकिन जब केशर की जिंदगी में गंगाजली आई
तो उसने केशर की माँ की कमी पूरी कर दी। हर रात गंगाजली केशर को सुंदर से लोरी सुनाती और वो उसके पास ही लोरी सुनते सुनते सो जाती। लोरी के बोल होते, धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे आ रे, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल ना मचा। दिन बीत रहे थे, पूरा परिवार खुशहाल था। ऐसे ही 2-3 साल गुजरे तो केशर के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया। तो वो 12 साल की थी। रंगीला को वर और घर दोनों ही भाग गए और उसने केशर की शादी बजरंगी से कर दी, लेकिन गौना नहीं किया। बोला, जब केशर समझदार हो जाएगी, गृहस्थी संभालने के लिए काबिल हो जाएगी, तब उसका गौना करूंगा। केशर के ससुराल वाले मान गए। रंगीला की बात भी सही थी, जो सबको जच गई। केशर के ब्याह को 1 साल ही गुजरा था कि बजरंगी को हैजा हुआ और वो इस बीमारी को झेल न सका और भगवान को प्यारा हो गया। केशर के विधवा हो जाने पर उसके ससुराल वालों ने उससे नाता तोड़ लिया, क्योंकि उनका बेटा किसी भी कारण मरा हो, लेकिन इसकी जिम्मेदार तो केशर थी, क्योंकि वो उसकी पत्नी जो थी। इसलिए उनको मनहूस, कुलच्छनी और दुनिया भर के नामों से नवाजा गया। रंगीला भी बोला कि मेरी बहन किसी के टुकड़ों की मोहताज नहीं है। उसका भाई अभी जिंदा है और उसे पाल सकता है। दिन फिर गुजरने लगे। केशर अपने विधवा होने से अनजान थी, क्योंकि उसे ना तो अपने दूल्हे की फिक्र थी और ना ही ससुराल वालों की। वो तो दिन भर पेट भोजन करती और हर रात गंगाजली से लोरी सुनती, फिर सो जाती, क्योंकि रंगीला तो इतना कमा ही लेता था कि तीनों का पेट पाल सके। अब कुछ दिनों बाद गंगाजली उम्मीद से हुई। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन एक दिन गंगाजली कुएं से पानी लाते वक्त गिर पड़ी और उसका बच्चा नहीं रहा। रंगीला बहुत दुखी हुआ। तब रंगीला से गंगाजली बोली, भगवान ने हमें इतनी प्यारी बेटी दी है, तब भी तुम दुखी होते हो। अब हमारी औलाद हो या ना हो, केशर ही हमारी बेटी है। जब मैं नहीं रोती तो तुम क्यों दुखी होते हो। फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि रंगीला खेतों में काम कर रहा था। आषाढ़ का मौसम था, बरसात होने लगी। तो रंगीला बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और इतने में आसमान से बिजली गिरी और पेड़ सहित रंगीला को भी अपनी चपेट में लेकर चली गई। रंगीला के जाने के बाद ननंद भौजाई दोनों के जीवन में अंधकार छा गया। गंगाजली के मायके में भी उसकी बूढ़ी माँ थी, तो वो भी कुछ दिनों बाद भगवान को प्यारी हो गई। गंगाजली के मायके में वो मिट्टी के खिलौने बनाकर अपनी माँ के साथ बाजार में बेचा करती थी। उसको यही काम ठीक से आता था, इसलिए वो केशर के साथ यही काम करके अपना जीवन यापन करने लगी। बस यही कहानी है दोनों की। दिन बीते, वो साइकिल वाला जिसके धक्के से केशर की खिलौने से भरी डलिया गिर गई थी, वो केशर को बाजार में एक दिन फिर से मिला और उसका हालचाल पूछा। केशर ने घर आकर गंगाजली से बताया, तो गंगाजली बोली, अब की बार मिले तो घर बुला लाना, नेक दिल मालूम पड़ता है। मैं उसे धन्यवाद तो कह दूं, कोई और होता तो कभी रुपए न देता। फिर क्या था, केशर को वो मिला तो उसने उसे घर आने का न्योता दे डाला। उसका नाम राम मोहन था। वो उनके घर आया तो गंगाजली ने उसे बिना खाना खाए ना जाने दिया। गंगाजली को राम मोहन भला इंसान लगा। राम मोहन भी वो दोनों अच्छे लगे, इसलिए अब वो यदा कदा उनके घर आ जाता। एक दिन राम मोहन ने गंगाजली से कहा, सोचता हूँ शादी कर लूं। हाँ तो कर लो, तुम्हें कौन मना करेगी, गंगाजली बोली। उसी की राय तो जानने आया हूँ, राम मोहन बोला। गंगाजली ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, उससे क्या पूछना, वो तो राजी है। सच कह रही हो, राम मोहन बोला। हाँ सच, गंगाजली बोली। तो फिर शादी की तैयारियां कर लूं, राम मोहन बोला।
हाँ बिल्कुल, गंगा जली बोली। गंगा जली भी केशर के लिए खरीदारी करवाने में जुट पड़ी और जब वो शादी का जोड़ा खरीद कर लाई तो उसने दिखाने के लिए राम मोहन को भी घर बुला लिया। उस समय केशर घर पर नहीं थी। सारा सामान गंगा जली बाहर लेकर आई और बोली, ये रंग अच्छा है, सुंदर है ना, शादी का जोड़ा। तब राम मोहन बोला, तुम पर तो कुछ भी अच्छा लगेगा, तुम हो ही इतनी सुंदर। ये सुनकर गंगा जली सन्न रह गई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, ये तो केशर के लिए है। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। राम मोहन बोला, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें केशर को ही अपना जीवन साथी बनाना पड़ेगा। नहीं, तो मैं जहर खा लूंगी, गंगा जली बोली। और फिर गंगा जली के आगे राम मोहन की एक न चली और केशर के संग उसका ब्याह हो गया। लेकिन अब भी केशर का गंगा जली से लोरी सुनने का सिलसिला जारी था। अब सब साथ में शहर में रहने लगे थे और किसी त्योहार वाले दिन राम मोहन गंगा जली के लिए एक साड़ी लेकर आया। गंगा जली ने वो साड़ी पहन ली। राम मोहन उसे निहारने लगा और जब गंगा जली उसे एकांत में मिली तो वो उससे बोला, काश तुम शादी के लिए मान जाती, मैं तुम्हें अब भी चाहता हूँ और हमेशा चाहता रहूंगा। ये बात किशोर ने सुन ली और उसी वक्त उसने गंगा जली को अपने घर से बेइज्जती करके धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अपने पति से कुछ भी नहीं कहा। गंगा जली रोते बिलखते अपने घर आ गई और वहीं रहने लगी। 5 साल बीते, केशर 2 बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन उसने गंगा जली की शक्ल ना देखी। जब केशर का दूसरा बच्चा 4 महीने का हुआ तो डॉक्टर बोले, ये देख नहीं सकता। तब राम मोहन ने डॉक्टर से पूछा कि अब क्या इसका हाल सारी उम्र ये ऐसा ही रहेगा। तब डॉक्टर बोले, यदि इसके 5 साल तक होने पर कोई अपनी आंखें इसे दान में दे देता है तो ये देख सकता है, लेकिन बहुत पैसा खर्च होगा इसके लिए। केशर तो ना जाती थी गंगा जली से मिलने, लेकिन राम मोहन कभी कभार उसका हाल चाल पूछ आता था। जब उसने बच्चे की आंखों वाली बात बताई तो गंगा जली अपनी आंखें देने को राजी हो गई। ऐसे ही 5 और बीते वर्ष और बच्चे की आंखें देखने लगी, लेकिन गंगा जली अंधी होकर शहर में ही भीख मांगने लगी। रोटी रोटी को मोहताज हो गई। जैसे तैसे उसके दिन बीतने लगे और अब वो बीमार रहने लगी, क्योंकि अब उसमें जीने की इच्छा न बची और उसने अब एक मंदिर की सीढ़ियों पर अपना डेरा डाल लिया। आते जाते लोग उसे खाने को दे जाते तो वो खा लेती। दिन गुजरे और अब गंगा जली बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी और एक रात ऐसी बीमार पड़ी कि वो फिर मंदिर की सीढ़ियों पे पड़ी रही और वहां से उठ न सकी। पूरी रात यूं ही गुजर गई। जब सुबह हुई तो लोगों का मंदिर में आना शुरू हुआ। तब लोगों ने देखा और पंडित जी को बताया। पंडित जी बोले, नगर पालिका वालों को बुलाओ, वे ही इसे ले जाएं। कहीं मंदिर में मर गई तो अच्छा नहीं होगा। पंडित जी की बात का लोगों ने विरोध किया और उसे मंदिर के बाहर लिटा दिया। इत्तेफाक से राम मोहन और केशर उस दिन मंदिर आए और इतनी भीड़ इकट्ठी देखकर लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि कोई अंधी है, बीमार है, बस प्राण अटके हैं, ना जाने किसे देखने के लिए प्राण अटके हैं। राम मोहन उसके पास पहुंचा और उसे देखते ही चीख पड़ा और उसके पास जाकर बोला कि तुमने क्या हाल बना लिया है गंगा जली। तब केशर बोली, दूसरों के पत्तियों पर नजर गड़ाएगी तो ऐसा ही हाल होगा ना, इसीलिए तो अंधी कर दिया भगवान ने। ये सुनकर राम मोहन को गुस्सा आ गया और उसने सारी सच्चाई केसर से कह दी और ये भी कहा कि ये सब मुझे गंगा जली ने तुम्हें बताने से मना किया था। मैं तुमसे नहीं, गंगा जली से शादी करना चाहता था। तुम्हारे बेटे को आंखें भी इसी अभागी ने दी है। जीते जी इसने माँ का फर्ज निभाया। राम मोहन की बात सुनकर केसर रो पड़ी। फिर गंगा जली के पास रोते हुए बैठ गई और उससे बोली, मुझे माफ कर दो भौजी, तुम हमेशा मेरी माँ बनकर रही, लेकिन मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। तुम्हें याद है भौजी, बचपन में तुम मुझे लोरी गाकर सुलाया करती थी। तुमने मुझे
कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भौजी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। केशर की बात सुनकर गंगा जली ललझती आवाज में बोली, बिन्नो, तुम मेरी बेटी थी और मैं तुम्हारी माँ। मैं मैं कभी भी तुम्हारा बुरा कैसे चाह सकती थी? बस तुम्हें देखने के लिए ही शायद मेरे प्राण अटके थे। मरते समय एक ही इच्छा है मेरी, कि मैं भी वही लोरी सुनकर हमेशा के लिए सोऊं जो मैं तुम्हें सुनाती थी। सुनाओगी ना बिन्नो मुझे वो लोरी? हाँ हाँ भौजी, जरूर, मैं तुम्हें वो लोरी सुनाऊंगी। केशर रोते हुए बोली, और फिर केशर ने रोते रोते लोरी सुनाना शुरू किया। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे आ रे, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल ना मचा। गंगा जली ने लोरी सुनी और वो गहरी नींद में सो गई, और केशर दहाड़े मार कर रो पड़ी। केशर ने आज अपनी फौजी को जो लोरी सुनाई थी वो उसकी आखिरी लोरी थी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।